हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए, हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के विकास क्रम। इससे पहले के वीडियो में आपको भारतीय संविधान के विकास क्रम से संबंधित कौन कौन से अधिनियम लाए गए हैं वो सारे आपको बता भी दिए गए हैं और याद भी करा दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले जो है उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, ताकि आप वहाँ से चीज़ों को बेसिक तरीके से समझ पाए और वहाँ से चीज़ों को रिलेट करते हुए इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक बात आपको बताते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कंटेंट है उस पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है कि भारत के संवैधानिक विकास क्रम को जो है दो खंडों में डिवाइड किया गया है। एक जब कंपनी का शासन था और दूसरा जब भारत में जो है क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। तो कंपनी के शासन के अधीन जो है बहुत सारे अधिनियम ब्रिटेन के संसद द्वारा पास करके और भारत में भेजा गया था, जो हमारे भारत के संविधान के विकास में योगदान दिया था। इसमें हम लोग देखे थे कि 1773 का, 81 का, 84 का, इस तरीके से कई अधिनियम लाया गया था। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग देखे थे कि जब भारत में जो है वो क्राउन का शासन आता है, उस समय कई अधिनियम जो है पास करके और ब्रिटेन के संसद द्वारा भारत में भेजा जाता है, जो भारत के संविधान के विकास में योगदान देता है, जो 1858 से लेकर के और 1947 तक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपनी के शासन के अधीन कौन कौन से अधिनियम लाया गया है और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। और होता क्या है कि कई बार इस टॉपिक को समझने में काफ़ी दिक्कत आता है या फिर उलझने बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए उलझन सुलझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले साइड में हम कुछ लिखे हैं उसको थोड़ा समझा देते हैं। जस्ट अभी समझाया कि कंपनी के शासन के अधीन जो है अधिनियम कब से कब लाया गया था, 1773 से लेकर के 1858। और इसी टाइम पीरियड में जो भी अधिनियम लाया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो अधिनियम लाया गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर नोट किए हैं, क्या हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला तो मन में जो है वो यही प्रश्न उठता है कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला गया। ठीक है, दरअसल बात क्या है कि ब्रिटेन के संसद द्वारा जो है पास करके भेजा गया अधिनियम में सबसे पहला अधिनियम जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, क्योंकि शुरुआत में कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में चल करके जब भारत में राजनीति और पॉलिटिक्स को चलाना प्रारंभ कर देती है तो कंपनी क्या करती है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला अधिनियम बना करके भेजती है, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारत में काम करने वाले कंपनी को रेगुलेट करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो सिलेंडर होता है उसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, और उस रेगुलेटर को हम जितना ज़्यादा घुमाते हैं उससे गैस उतना ज़्यादा निकलता है, और जितना कम घुमाते हैं उससे गैस उतना कम निकलता है। यानी रेगुलेटर का मुख्य काम क्या है कि सिलेंडर से निकलने वाले गैसों को कंट्रोल करना, कि ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा। उसी तरीके से यह अधिनियम जो है ब्रिटेन के संसद द्वारा पास करके भेजा गया था भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, जहां से आते हैं ऑब्जेक्टिव में प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसमें हम लिखे है कि जिस समय अधिनियम पास करके भेजा गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करके भारत में भेजा गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ। इस तरीके से कई प्रश्न आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे के कंटेंट को समझने से पहले जो है कुछ बेसिक बात आप लोगों को समझाते हैं। शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। एक जो क्षेत्र था वो था बंगाल का क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र था वो था आपका बम्बई का क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा आपका मद्रास का क्षेत्र। शुरुआत में कंपनी इसी तीनों एरिया पर कंट्रोल करता है और इसी को बोला गया प्रेसिडेंसी एरिया बोला गया था। तो कितने प्रेसिडेंसी एरिया हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बंगाल, बम्बई और मद्रास हो जाएगा। और तीनों प्रेसिडेंसी एरिया में जो है अलग अलग पृथक पृथक क्या किया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के अलग गवर्नर होता था, बम्बई का अलग गवर्नर होता था और मद्रास का अलग गवर्नर होता था। ठीक है, और तीनों की शक्तियाँ जो है एक दूसरे से जो है क्या थी, अलग अलग होती थी। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो ब्रिटेन के संसद ने क्या किया कि बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर था उसका नाम चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज करके जो है क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है,
तो बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज क्या हो गया, आपका गवर्नर जनरल हो गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर में बंगाल के गवर्नर के शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। अधिक कैसे बढ़ा दिया गया? क्योंकि इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो बम्बई को और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, नाम परिवर्तित करके। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब शक्तियाँ बढ़ी तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, जिस समय ये नाम चेंज किया गया था उस समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब समझिए, जिस समय किसी चीज़ का नाम चेंज किया जाता है वही व्यक्ति अंतिम होता है और वही व्यक्ति प्रथम होता है। तो बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। जैसे मान लीजिए अभी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन मान लीजिए प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके महाप्रधानमंत्री रख दिया जाए, तो बताइए भारत के जो है वो अंतिम प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अब प्रथम महाप्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी ही हो जाएगा, क्योंकि उसी के समय नियम चेंज किया गया था। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल हो गया। तो गवर्नर जनरल के सहायता और सहयोग देने के लिए कुछ लोगों की टीम गठित की गई कि यही टीम क्या करेगी, तो गवर्नर जनरल को जो है समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर सलाह देगी। तो सलाह देने की जो टीम गठित की गई उसका नाम रखा गया कार्यकारी परिषद। क्या नाम रखा गया, कार्यकारी परिषद। और शुरुआत में जो कार्यकारी परिषद का सदस्य था वो 4 सदस्य हुआ करता था, ध्यान रखना है। तो वास्तव में कार्यकारी परिषद का जो है काम क्या होता था, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको सहायता और सलाह देना ही इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। जैसे वर्तमान में देखिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को सहायता और सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद होता है जो अलग अलग मंत्रालय का मंत्री होता है। और उसी के सहयोग से क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। तो सेम वही सिचुएशन आप उस समय देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट्स आप देखिएगा तो इस समय क्या होता है, जो बम्बई का गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि पहले जो है बम्बई और मद्रास और बंगाल तीनों के गवर्नर अलग अलग होता था। अब ज़्यादा पावर किसको दे दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर को, और नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल। वही पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट किए हैं कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से यही पता चल रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। शक्तियों का केंद्रीकरण कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम पावर लेकर के किसी एक व्यक्ति के हाथों में रख देते हैं तो उसको शक्तियों का केंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग आगे संविधान जब पढ़िएगा, 11वीं अनुसूची पढ़िएगा, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है एक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है सत्ता का या फिर राजनीतिक पावर जो है उसको अलग अलग व्यक्ति के हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जबकि यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो है शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ही क्यों किया, क्योंकि बंगाल उस समय जो है बहुत ही धनाढ़ और बहुत अमीर प्रदेश हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस क्षेत्र पर सबसे पहले अगर हम कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो व्यापारिक हित है और हमारा जो स्वार्थपरक हित है वो उसकी क्या होगी, पूर्ति होगी। क्योंकि बंगाल बहुत धनाढ़ प्रदेश हुआ करता था, तो इसीलिए सबसे पहले वो बंगाल पर ही कब्जा किया और जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो बंगाल में ही स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो उम्मीद, अब अगला पॉइंट क्या है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया कहाँ पे, कलकत्ता में। और कब किया गया, 1774 में किया गया। क्योंकि अब जो है बंगाल में गवर्नर जनरल भी हो गया था, कार्यकारी परिषद भी हो गया था, तो एक सुप्रीम कोर्ट अवश्य रूप से होनी चाहिए जो पूरे एरिया के मामले को सुनवाई करेगा। जैसे अभी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली में ही क्यों है, दिल्ली में इसीलिए है क्योंकि संसद भवन भी दिल्ली में है, एग्जीक्यूटिव जो है मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस है, वो सब कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली में रखना जो है काफ़ी उचित समझा गया, ताकि सारी यूनिट जो है एक ही जगह पे रहेगा तो प्रशासन अच्छे तरीके से संचालित हो पाएगा। तो इसीलिए गवर्नर जनरल भी बंगाल में है, कार्यकारी परिषद भी बंगाल में है। तो कहा गया कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी कलकत्ता में 1774 में, जस्ट रेगुलेटिंग एक्ट के अगले वर्ष किया गया, ठीक है।
तो इस जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका काम क्या होता था, तो बंगाल के जनता को न्याय दिलाना और कंपनी के जो कर्मचारी होता था या फिर गवर्नर जनरल था उनके मामले को सुनना ही इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। अब इसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। तो उस मुख्य न्यायाधीश का नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हो जाएगा सर एलिजा एम्बे। क्या नाम हो जाएगा, सर एलिजा एम्बे। और 3 जो है अन्य न्यायाधीश हो जाएगा लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ठीक है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्याय। अब नीचे एक बात हम और लिखे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो है इसी अधिनियम के तहत किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में निदेशक मंडल बोला गया है। ठीक है, तो अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, दरअसल ब्रिटेन के संसद जब अधिनियम पास करके भारत में भेजा गया तो वो तो संसद का काम होता है कानून बना करके छोड़ देना, और कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ब्रिटेन में बैठी हुई रहेगी और वहाँ से बैठ करके भारत में काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखेगी। तो इस अधिनियम के तहत कहा गया कि ब्रिटेन में हम एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन करेंगे जो कई लोगों का टीम होगा, और ये टीम ब्रिटेन में बैठ करके और ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत जो है नज़र रखेगा, ध्यान रखेगा और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट तैयार करके जो है ब्रिटेन के संसद के समक्ष पेश करने संबंधी कार्य करेगा। तो यही कौन सा हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल हो गया। ठीक है, अब एक बात और हम नीचे लिखे हैं, कर्मचारी का जो है निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी अंग्रेज अधिकारी या फिर अंग्रेज कर्मचारी जो भारत में आया था वो तो कंपनी के थ्रू आया था। अब कंपनी के थ्रू आया और वो अपना अलग से जो है भारतीयों के साथ अपना मान लीजिए व्यापार स्टार्ट कर दिया, तो कितना दुख होगा। ये कुछ उस तरीके का ही बात है जैसे गांव में क्या होता है कि आप एक बहुत बड़ी दुकान खोले और उसमें एक स्टाफ को रखे और वो स्टाफ क्या किया, कुछ दिन के बाद आपके बगल में ही दुकान खोल दिया, तो कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा आपको, है कि नहीं, कि भाई हम इसको रखे थे यही जो है हमारा बगल में दुकान खोल दिया। तो इसीलिए ब्रिटेन के जो संसद है वो कहा कि भाई कोई भी जो कंपनी का कर्मचारी और अधिकारी है वो भारतीयों से निजी व्यापार नहीं करेगा बल्कि कंपनी के माध्यम से व्यापार करेगा, और भारतीयों से जो है कोई उपहार यानी कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका संबंध उससे बेहतर होगा, जिससे क्या होगा, करीबी बढ़ेगी, और करीबियाँ बढ़ेगी तो प्रशासन में हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अब अगला अधिनियम जो है 1781 का संशोधन अधिनियम, इसी को बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट या इसी को बोलते हैं बंदोबस्त कानून। ठीक है, जो कि हुआ क्या था कि आप कोई भी अधिनियम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप 100% सटीक और एकदम अच्छा अधिनियम बना दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसमें खामियां मौजूद रहता है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो दरअसल यह अधिनियम जो लाया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए लाया गया था कि आखिर कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने की थी उसमें सुधार करना है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सुधार, यानी उसी को बोलते हैं संशोधन। तो इसका नाम हो गया संशोधन अधिनियम। और कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं होती है, जब उसका हम जुगाड़ कर लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बंदोबस्त। तो इसमें एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो गवर्नर जनरल जो है उसको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी शुरुआत में क्या होता था कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी उस कोर्ट के अंडर में जो है वो गवर्नर जनरल आता था, कोर्ट के अधीन आता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट के अंडर में गवर्नर जनरल नहीं आएगा, यानी इसके मामले की सुनवाई कलकत्ता वाला में नहीं होगा। यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यही बात समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा पावर दे दीजिए कि वो कोर्ट के अंडर में ही नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे जो राजनेता लोग हैं वो अभी क्या आता है, कोर्ट के अंडर में आता है, किसी भी चीज़ का विवादित मुद्दा होता है तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट ही उसको सुलझाता है। अगर उसको कोर्ट के अधीन से बाहर कर दीजिएगा तब क्या होगा, तब तो मनमानापन कानून बनाएगा, फिर क्या होगा, सत्यानाश होना तो एकदम जरूरी है। तो कुछ इस तरीका का प्रावधान ही किया गया था किसके तहत, 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट लाया था उसके तहत। यानी गवर्नर जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थे उसके अधीन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता नहीं है तो हम ज़्यादा पॉइंट्स लिखे भी नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, किताब में लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होता है कि जो एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो कम महत्वपूर्ण है उसको कम ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब इसके जस्ट अगले वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका, तो 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये सारा चीज़ आपको याद करवा दिया है कि कैसे कैसे कौन अधिनियम लाया गया था। तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा है, तो संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, विलियम पिट था। तो इसीलिए इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया,
पीट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और कब लाया गया? 1784 में लाया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट हो जाएगा। अब इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के कार्य का जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इसी का नाम हो गया द्वैध शासन। इसी को बोला जाता है डायआर्की, यानी कंपनी के काम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 2 भाग कौन कौन था? तो एक तो कंपनी का काम था व्यापार करना, और दूसरा काम था भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स को चलाना जो है काम हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि शुरुआत में कंपनी क्यों आया? व्यापार करने के लिए, तो वो काम तो करेगा ही क्योंकि उसका शुरुआत से ही लक्ष्य है। और दूसरा काम भारत में उसको क्या मिल गया है? तो भारत को राजनीतिक चलाना जो है उसका काम मिल गया। तो इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया? कंपनी के काम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब समझिए, जो व्यापारी काम था उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटेन में संस्था थी उसका नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो है वो तो पहले ही कर दिया गया है, जो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से काम कर रही थी वो कंपनी के काम के विभाजन के पश्चात जो व्यापारी काम था उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन राजनीतिक काम जो नवीन काम के रूप में स्थापित किया गया है इसको भी संचालित करने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए एक नई संस्था की स्थापना किया गया है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, जिसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या नाम हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीति को कंट्रोल करेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वाणिज्य यानी व्यापार को कंट्रोल करेगा। और ये दोनों संस्था ब्रिटेन में बैठ करके काम करेगा। ब्रिटेन में बैठ करके भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। समझ पा रहे हैं आप लोग इसका मतलब क्या हुआ? यानी कंपनी प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन कर रही है, लेकिन ब्रिटेन के संसद कह रहा है कि नहीं, कंपनी के अधीन वो क्षेत्र नहीं है। भारत के जितने भी क्षेत्र पर कंपनी कब्जा किया है वो कंपनी के अधीन नहीं आएगा। कंपनी के अधीन आएगा तो कंपनी तो कुछ कर सकती है, तो कहा कि वो ब्रिटेन के अधीन आएगा, यानी वो ब्रिटेन का क्षेत्र है, ब्रिटेन का क्षेत्र है। यही इसमें प्रावधान किया गया था। यानी ब्रिटेन में बैठा हुआ है, कह रहा है कि भारत का क्षेत्र किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का है, वो कंपनी का क्षेत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका किसके तहत? तो ये हो जाएगा आपका 1784 की पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। एक पॉइंट्स और हम यहाँ पे नोट किए हैं कि कार्यकारी परिषद की जो सदस्य की संख्या थी वो पहले 4 था, अब कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। तो यहाँ जस्ट बताया आप लोगों को कि कार्यकारी परिषद की जो सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 4, लेकिन 1784 के पीट्स इंडिया के तहत कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद कौन सा अधिनियम आता है? तो 1786 का एक्ट आता है। ठीक है, 1786 के एक्ट के तहत क्या होता है कि इस समय जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आता है कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस जो है 2 शर्त रखता है। पहला शर्त ये रखता है कि हम गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब हमको गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी पद दे दिया जाए। जैसे अभी भारत के राष्ट्रपति को देखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति तो पहले पूरे देश का हेड होता है, और उसके साथ साथ पूरे देश के सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके का व्यवस्था उस समय भी जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कौन प्रस्ताव रखा? कॉर्नवालिस द्वारा रखा गया था। दूसरा क्या कहा कॉर्नवालिस कि हमारे चारों तरफ जो कार्यकारी परिषद के मेंबर काम करेगा उसके विचार को हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी पूरी तरह हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए, पूरी तरह हमारे पास स्वतंत्रता रहेगा कि हम निर्णय ले भारत में क्या किस तरीके से कानून बनाना है और नहीं बनाना है, ये सारा चीज़ का निर्णय डिसीजन हम लेंगे, ये कहा गया इस अधिनियम के तहत। तो कॉर्नवालिस की ये दोनों प्रस्ताव को जो है एक अधिनियम के रूप में पिरो दिया गया। तो इसीलिए इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? तो यही अधिनियम कहलाता है आपका 1786 का एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हम लिखे हैं, कॉर्नवालिस के डिमांड को स्वीकृति दिया गया, और गवर्नर जनरल को जो है वो सेनापति का भी पद दिया गया, और कार्यकारी परिषद की सलाह को मानने के लिए जो है बाध्यकारी नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके जस्ट बाद कौन सा हो गया? 1793 का चार्टर एक्ट, और ये हो जाएगा आपका प्रथम चार्टर एक्ट हो जाएगा। चार्टर मतलब होता है अधिकार देना, यानी कंपनी को अधिकार दिया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? चार्टर एक्ट हो गया। और प्रथम चार्टर एक्ट कब लाया गया था? 1793 में। पता है आप लोग को 4 चार्टर एक्ट लाया गया था, ये आपको पहले ही याद करवा दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके तहत क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, सबसे पहला क्या प्रावधान किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी विस्तार कर दिया गया। कहने का मतलब यही है कि शुरुआत में कंपनी का जो है पूरे भारत में व्यापार पर एकाधिकार था, अकेले एक छत्र राज चलता था, कोई दूसरा व्यक्ति जो है व्यापार नहीं कर सकता था ब्रिटेन का आकर के यहाँ पर।
केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। तो इस अधिनियम के तहत कहा कि कंपनी को हम 20 साल के लिए और पावर देते हैं कि तुम आज से 20 साल तक और तुम क्या करो, व्यापारिक कामों पर, भारत के व्यापारिक कामों पर एकाधिकार बनाए रखो। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो वेतन है वो भारत के खजाना से दिया जाएगा। अब समझ सकते हैं बड़ा खतरनाक बात हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, जो जस्ट हम चर्चा की है यहाँ पर, ये ब्रिटेन में बैठा हुआ रहेगा, एक संस्था है। और ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है सदस्य होगा, उसका वेतन भत्ता पैसा जो है भारत के खजाना से मिलेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब भारत के खजाना से ब्रिटेन में बैठे हुआ व्यक्ति को वेतन मिलेगा। तो भारत जो सोने का चिड़िया था वो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सा बात है कि एकदम गरीब हो जाएगा। तभी तो आप देखता है कि स्वतंत्रता आते आते जो है भारत गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से एकदम त्रास्त हो गया था। ये सब रीजन कहीं ना कहीं अंग्रेजों का देन है। इस तरीके का सिस्टम अगर भारत में लगाएगा तो स्वाभाविक सा बात है कि कोई भी अमीर प्रदेश होगा उसका शोषण बहुत ज़्यादा होगा और वो धीरे धीरे जो है गरीबी के जो किनारा है वहाँ पर धकेल दिया जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे ये पॉइंट्स को। अब इसके जस्ट बाद कौन सा, तो 1813 का जो है चार्टर एक्ट लाया गया था। 1793 के 20 साल बाद कौन सा हो जाएगा, 1813, ठीक है। इसके तहत क्या गया, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी जस्ट बताए कि व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 में। तो अगला 20 वर्ष कब होगा, 1813 में होगा। तब 1813 में जो है जैसे ही अधिनियम लाया गया ब्रिटेन के संसद द्वारा, तो ब्रिटेन के संसद कहा कि अब 20 साल पूरा हो गया है, अब हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर देते हैं। तो इसके तहत कर दिया गया समाप्त। लेकिन अभी भी कहा गया कि अधिकार तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन दो ऐसा व्यापार है जिस पर अधिकार समाप्त नहीं होगा, केवल कंपनी का ही एक अधिकार मोनोपोली बना रहेगा। एक कहा गया चीन से व्यापार और दूसरा कहा गया चाय का व्यापार है। यानी चीन से अगर व्यापार करना है तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता है जो ब्रिटेन से आएगा। और दूसरा कहा गया कि चाय का व्यापार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि असम का क्षेत्र जो है, यहाँ तक कि बिहार के जो किशनगंज का क्षेत्र है, वो चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चाय का अगर व्यापार करना है, चाय को खरीद करके दुनिया में कहीं पर भी बेचना है, तो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगा, बाकी कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो ये दो ऐसा चीज़ है जिसको अपवाद में रखा गया, ठीक है, यानी इस पर एकाधिकार बनाए रखा गया, किसको, कंपनी का। अब इसके जस्ट अगले वर्ष हम क्या लिखे हैं, अगला पॉइंट, शिक्षा के प्रसारण के लिए जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है आने की इजाज़त दिया गया। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन जो है एक ईसाई कंट्री है, मतलब वहाँ पे ईसाई धर्म की बहुलता है। तो इसके अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि जो भी ईसाई मिशनरी है, यानी ईसाई धर्म के प्रसार करने वाला गुरु है या ईसाई धर्म के प्रसार करने वाला जो कह सकते हैं संत है, योगी है, उसको क्या किया गया, इजाज़त दिया गया कि कोई भी जाकर क्या भारत में अपने ईसाई धर्म के बारे में बता सकता है। अब जैसे ही भारत में आया तो भारत में जो काम करने वाला धर्म था, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, उन सभी के खामियों को उजागर स्टार्ट कर दिया, अच्छे अच्छे चीज़ों को गलत तरीके से बताना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया ताकि भारतीय जो है अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना ले। और जैसे ही ईसाई धर्म को अपनाएगा तो क्या होगा, भारतीय शारीरिक रूप से भले ही भारतीय होगा लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेज बन जाएगा। और मानसिक रूप से अगर अंग्रेज बन गया तो पूरे भारत के क्षेत्र पर कब्जा करना जो है और भी आसान हो जाएगा और इसको एक अधिकार में बनाए रखना लंबे समय के लिए और भी इजी कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो यही व्यवस्था के लिए ये प्रावधान लागू किया गया था। उसके बाद अगर आप एक और पॉइंट इसमें लिखे है कि भारतीय शिक्षा पर जो है, शिक्षा के विकास के लिए क्या किया गया, तो 1 लाख जो है रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत कहा गया कि 1 लाख रुपए हम आवंटित करेंगे। वह 1 लाख रुपए क्या होगा, एक साल में एक बार आवंटित होगा और वो भारतीयों के शिक्षा, भारतीयों के साहित्य, भारतीयों के भाषा के विकास के लिए काम करेगा। लेकिन यह प्रावधान केवल पन्नों में सिमट करके रह गया और ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की गई। और लागू की भी गई तो केवल और केवल इस पैसे का खर्च जो है अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए किया गया, ताकि अंग्रेजी शिक्षा का विकास होगा तो अंग्रेजों का प्रशासनिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से और सुदृढ़ तरीके से संचालित हो पाएगी और अंग्रेजों के हितों का पक्ष पोषण हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट के जस्ट बाद जो 1833 का अधिनियम लाया गया था और 1853 का अधिनियम लाया गया था उसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखे थे
कि कंपनी के व्यापारिक कामों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्ष के लिए बढ़ करके कब आएगा? 1813। 1813 में क्या कर दिया गया? तो कंपनी के व्यापारिक कामों को, एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो अभी भी बचा हुआ था, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी भी बचा हुआ था। 1833 का जब अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत कहा गया कि चाहे चीन का व्यापार हो चाहे चाय का व्यापार हो, कोई भी व्यापार हो, अब कंपनी पर का जो है उस पर एकाधिकार नहीं रहेगा। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जो है कोई भी व्यापारिक एकाधिकार भारत में नहीं रहेगा। तो दो क्वेश्चन, पहला पूछा है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो वो हो जाएगा कौन सा अधिनियम? 1813 का जो है चार्टर एक्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया? तो पूर्णतः समाप्त किया था आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। यानी अब क्या था कि अब केवल भारत में कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन के कोई भी व्यक्ति चाहे, कोई भी बिजनेसमैन चाहे, कोई भी व्यापारी चाहे, वो भारत में आकर के व्यापार कर सकता था। जबकि पहले सिस्टम क्या था कि केवल कंपनी ही व्यापार करेगा। तो कंपनी, लेकिन कहा गया कि कंपनी व्यापारिक काम भले ही नहीं करेगी, लेकिन भारत में अगर राजनीति चलाना होगा, भारत में प्रशासन चलाना होगा, तो कंपनी ही केवल चलाएगी, बाकी कोई जो है ब्रिटिश आकर के भारत में शासन नहीं चलाएगा। तो कंपनी के व्यापार को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी अब क्या करेगी? तो कंपनी जो है भारत में पूर्णतः क्या करेगी? राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करेगी, यानी राजनीति को जो है संचालित करने का कोशिश करेगी। यही कंपनी का काम यहाँ पर सौंप दिया गया। तो ये समझे होंगे। अब आगे कौन सा है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। थोड़ा सा समझिए, जस्ट बताए थे आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये बंगाल में बात हो रहा है। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो अब न केवल बंगाल के गवर्नर जनरल रहेगा, बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, अंग्रेज पहले छोटे से शक्ति के रूप में भारत में आया, भारत में आकर के बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में कब्जा किया, फिर बंगाल के गवर्नर को पावर ज़्यादा दे दिया। अब बंगाल में देखा कि पावर बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब कहता है कि पूरे भारत में हमारा पावर रहेगा। अब पूरे भारत में क्या कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो समय किसके समय किया गया? तो विलियम बेंटिंग के समय किया गया, ठीक है। अब बताइए विलियम बेंटिंग ही क्या होगा? तो विलियम बेंटिंग ही जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि इसी के समय क्या हुआ है? नियम जो है परिवर्तित हुआ है। ये आपको पहले समझा दिए है। उसके बाद क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल को जो है वो संचालित करने के लिए या फिर सलाह देने के लिए जो है कार्यकारी परिषद होता था। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कार्यकारी परिषद की सीटों की संख्या 3 से बढ़ा करके फिर 4 कर दिया गया। 1773 में हम लोग पढ़े थे कि 4 सदस्य होता था। उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है 4 से 3 कर दिया गया। पुनः क्या किया गया? तो 3 से जो है 4 सदस्य कर दिया गया। और चौथे सदस्य के रूप में जो है विधि सदस्य को, यानी कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। और ये कानूनी सदस्य कौन थे? तो मैकाले थे। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जामिनेशन में, इसीलिए आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। और नीचे 2 पॉइंट हम लिखे हैं, गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया और कार्यकारी परिषद को भारत परिषद कहा गया। यानी अब जो है पूरे भारत में अधिकार तो हो गया है गवर्नर जनरल का। तो अब गवर्नर जनरल न केवल गवर्नर जनरल कहलाएगा, वही भारत सरकार कहलाएगा। और भारत सरकार मतलब भारत में कुछ बना सकता है। अगर मान लीजिए ब्रिटेन का सरकार बोल दिया तो ब्रिटेन में तो कुछ बना सकता है। तो भारत का सरकार कह दिया कि हम तो भारत का सरकार है, तो भारत को जैसे मन लूटना है वैसे लूटो, जो मन कानून है वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लूटते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया गया? तो कार्यकारी परिषद को जो है भारत परिषद कहा गया। इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझिए। जैसे वर्तमान में देखिएगा तो वर्तमान में क्या होता है? एक प्रधानमंत्री होता है, भारत में एक प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए कौन होता है? मंत्री परिषद होता है, जो अलग अलग मंत्रालय का मंत्री होता है कि नहीं है। तो यही वर्तमान के मंत्री परिषद के रूप में समझ लीजिए भारत परिषद को, और वर्तमान के पीएम यानी भारत सरकार के रूप में समझ लीजिए किसको? गवर्नर जनरल को समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला कौन सा अधिनियम है? तो अगला है आपका 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, ठीक है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में थोड़ा सा पढ़े तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड किताब है उसको अध्ययन कर सकते हैं और थोड़ा सा गहराई में नॉलेज आप ले सकते हैं। ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या संभावना बनी रहती है, वही चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, संपूर्ण भारत के लिए जो है एक विधान मंडल की स्थापना किया गया। जैसे अभी जो है संसद आप देख रहे हैं ना, अभी जो है संसद देख रहे हैं, उसी तरीके का संसद जो है लघु संसद के रूप में काम कौन किया, आपका विधान मंडल। ठीक है, और ये कब गठन किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अब विधान मंडल ही क्या करेगा, तो पूरे भारत के लिए जो है क्या करेगा, कानून बनाने संबंधी कार्य करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे जो कंपनी के अधीन अधिनियम लाया गया था वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्राउन के अधीन जो अधिनियम लाया गया था उसको अच्छे से समझेंगे भी, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ से आते हैं प्रश्न उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे, और फिर हम लोग जो है आगे के टॉपिक है उसकी ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।